वो ये है कि पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी जो है इट फीड्स इनटू योर प्रिपरेशन फेजेस बिकॉज यू माइट हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू वांट टू मेक श्योर आर टेकन केयर ऑफ कि जब आप नेक्स्ट आप जब लेसन्स लर्न के बाद आपकी जो भी एक्टिविटी होगी आप मेक श्योर करेंगे कि वो आपके प्रिपरेटरी फेज के अंदर आप उसको इंक्लूड कर सकें. ये चीज है. Let's start with the first part, which is the preparation, which takes huge effort, and this is where the crux of the entire activity lies. पहली चीज जैसे मैंने पहले कहा, पहले आपको बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका बिजनेस किस आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, what value are they creating within the society and how do they make money, what kind of services do they offer, what kind of products do they offer, okay, and how do they offer those services, whom are they offering those services, who are our potential clients and our existing clients. ये पहले आपको पता होनी चाहिए चीजें. अगर आपको ये नहीं पता और आप सिर्फ डेटा ब्रीच और डिटेक्शन पे जा रहे हैं तो देखें आप बहुत सारी चीजें इन द लॉन्ग रन होता ये है कि आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ना एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्योंकि आप वैल्यू उसी की है कि जो बिजनेस एस्पेक्ट को समझता हो. सेकेंड चीज है कि आपके पास एक पॉलिसी हो कि जिसके जरिए जो कि डिक्टेट करे कि आपने डेटा ब्रीच को आपने कैसे हैंडल करना है, या जिससे बेसिकली पॉलिसी का मकसद होता है रिगार्डलेस के साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी हो या किसी और उसकी हो. जैसे अभी पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी रिलीज की है. पॉलिसी सिर्फ आपको एक इंटेंट बताती है, एक डिक्लेरेशन होती है इंटेंट की कि आप क्या करना चाहते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें उस पॉलिसी के अंदर लिखी हुई होती हैं. तो आपके पास सबसे पहले आपने एक पॉलिसी बनानी है कि जिसमें आपने डिक्लेयर करना है कि आप डेटा ब्रीच मैनेजमेंट को आप कैसे हैंडल करेंगे, को आपने हैंडल करना है. और यू कैन हैव वन पॉलिसी जो कि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को बताए कि किस तरीके जो है हम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग कैसे मैनेज करेंगे. वो सारी चीजें पॉलिसी के अंदर ऑन अ वेरी हाई लेवल आप वहां पे पहले बताएंगे. फिर सेकंड चीज आती है जो कि पॉलिसी को सप्लीमेंट करती है, वो ये है प्रोसीजर्स. सो प्रोसीजर्स टेल यू हाउ इट विल बी डन. ठीक है, तो सेकंड चीज है कि आपने प्रोसीजर Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. As well. Okay, so that's my background. I am working in the financial sector right now with one of the credit bureaus in Saudi Arabia as a privacy manager. और ये मेरे credentials हैं. इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो गुजार चुका हूँ कंसल्टेंसी रोल के अंदर, जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है काम किया हुआ है. और उनके साइबर सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजी और उनकी जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप्स हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस को जो है एस्टैब्लिश किया है विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल. अभी इस सेशन से पहले कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं जाके मेरे मजीद काम को देखना चाहते हैं, these are some of the articles that I have contributed with. These are some of the popular ones, but again these are not all of them. तो अगर आप जानना चाहते हैं मजीद, one of the recently published article was on Pakistan cyber security policy, which was published by ISACA in November 2021. और भी आप गूगल करेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मेरा काम जो है आपको मिल जाएगा. एंड देन देयर वर 2 papers that I had contributed with, both were on cyber threat intelligence function, क्योंकि मैंने खुद cyber threat intelligence function जो है वो establish किया हुआ है from the scratch. वो है. And then you can find my podcast appearances as well. The link is given below. However, I mean, if you Google it, you will be able to find that as well. So that's about me. If you have any, I mean, if you want to connect with me in future, you can see the LinkedIn, link is provided at the bottom. आप लोग मुझे अगर किसी का कोई सवालात हैं, कोई चीज़ें, if I can be helpful to anyone, please feel free to communicate. I firmly believe in this के जो established professionals हैं वो जाके वापस contribute करें towards the Pakistani community, especially जो students हैं उनको
गाइड करने में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना एक कनेक्शन होना, एक लिंकेज होना इंडस्ट्री का विद स्टूडेंट्स, ताकि जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकलें दे शुड बी रेडी टू गेट एब्जॉर्ब्ड विद इन द मार्केट। ये ना हो कि वो बिल्कुल एक अपनी दुनिया में हो और इंडस्ट्री एक अलग दुनिया में जो है वो चल रही हो। तो इसलिए मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री का जो है एक आपस में एक वो बना रहा है, एक कम्युनिकेशन हो। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पांस, जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं के हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको समझे बगैर हम कभी भी ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पांस दूर की बात है, हम और भी बहुत सारी चीजें जो है वो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। बाकी कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की आपको जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट पब्लिक जो भी हो, आपको इसकी जरूरत रहती है। तो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि पहले आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, पहले उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझें कि वो बिजनेस क्या कर रहा है। उस वो आई मीन हाउ डू दे मेक मनी एंड how what kind of services do they deliver, okay, what value are they creating within the society। उस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो आपको हो सकता है बहुत अच्छा ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पांस आता हो, लेकिन आप सिर्फ अपने उस सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे आप, और वो आपका बिजनेस एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर में कैसे एग्जिस्ट करता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिसके साथ मैं बिलीव करता हूँ ये सेकंड पॉइंट जो है लिंक्ड है, जो कि है डू नॉट थिंक एंड ऑपरेट इन साइलोस। जो बहुत ज्यादा एक बड़ा इशू होता है ना प्रोफेशनल्स के साथ, वो ये है कि उनको सिर्फ अपने काम का तो पता होता है कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, ये कोडिंग होगी, मैं 5th जनवरी में पाइथन की स्क्रिप्टिंग जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ विच इज फाइन। बट अगेन वो जो बड़ी पिक्चर के अंदर उनकी स्पेस कहाँ पे है वो उसको नहीं समझते, तो वो साइलोज में ऑपरेट करते रहते हैं। उनको सिर्फ जिसे कहते हैं ना कंपार्टमेंटलाइज्ड माइंडसेट होता है, या एक समझ लें बिल्कुल सादा जबान में एक बख्तर बंद में रह के वो अपने पूरे प्रोफेशनल करियर को जो है परसू कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ अपनी चीजें पता होती हैं, लेकिन उनकी चीज कैसे दूसरे फंक्शंस के साथ इंटीग्रेट करती हैं वो चीज नहीं समझ पाते। इस वजह से बहुत दफा जो खास तौर पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो कहीं ना कहीं जाके फंसते हैं, और इस वजह से एक इरिटेंट बन जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इरिटेट होना शुरू हो जाती हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, विद इन दी ओवरऑल कल्चर। तीसरी चीज ये है कि साइबर सिक्योरिटी के ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कन्वेंशनल सिक्योरिटी से लिए हुए हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि डू नॉट थिंक एंड ऑपरेट इन साइलोज, द आइडिया इज आल्सो टू मेक श्योर कि हम साइबर सिक्योरिटी को रिलेट करें अपनी डेली लाइफ के साथ। सिक्योरिटी हमारे इर्द गिर्द होती है, हम रिलेट नहीं करके देख रहे होते। वही साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको कन्वेंशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी में आपको नजर आते हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, उनकी सिर्फ जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंज हो जाती है, दैट्स इट। तो अगर आप साइलोज में रहते हैं, आप रिलेट करके नहीं देखेंगे, तो इस साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वरना यही साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में देख सकते हैं, आप अपने घर के प्रेमिसेस में देख सकते हैं, बहुत जगह पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं, एक दफा जब आपका दिमाग खुल जाता है, देन यू स्टार्ट सीइंग सिक्योरिटी एवरीवेयर। चौथी चीज, नो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन अ डे। कोई भी साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट जो है वो एकदम से, ये ऐसा नहीं होता कि आज रात को सोचा और कल सुबह में हो जो है आपने किसी को के ऊपर अटैक कर दिया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स a lot of effort as well, and which brings us to the last point, which is that cyber security incidents occur due to series of control failure। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी फेल हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट अकर करता है। वरना एक चीज की वजह से, मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि आपके पास ये डेटा लीकेज प्रोटेक्शन का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस वजह से आपके पास ब्रीच हो गया। दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर, बट देयर वुड बी मेनी अदर फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच अ ब्रीच, डेटा ब्रीच वुड टेक प्लेस। तो हमेशा होलिस्टिकली देखें, इन 4 से 5 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में, जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाएंगे, इस चीज को मद्देनजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो,
विद इन साइबर सिक्योरिटी। ये बुनियादी असूल है, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के ऊपर, एंड I'll try to keep this discussion more on a higher level. मैं ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगेन आई एम अफ्रेड आई लूज यू पीपल, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, और वो यानी कि जो हमारा असल मकसद है ना इस वो ये है कि किस तरीके से आपने एक ब्रीच डिटेक्शन और रिस्पॉन्स प्रोग्राम को आपने कैसे एस्टैब्लिश करना है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। ठीक है, टेक्निकल नेटिग्रिटीज में मैं अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक और बात जो मैं पहले कर रहा था कि देखें कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अकर ड्यू टू सीरीज ऑफ कंट्रोल फेलियर। आई वंडर आप लोगों में से साइबर किल चेन के साथ जो है लोग कितने जो है वो वाकिफ हैं वहां पे। गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे। उसमें 7 स्टेजेस होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है साइबर किल चेन के अंदर वो समझना वो ये नहीं है कि क्या फेजेस हैं, वो ये चीज समझना है कि यार ये 7 फेजेस अक्कर कैसे करती हैं, किस टाइम पीरियड में करती हैं, और कैसे एक फेज दूसरे को जो है ये चीजें कमर्शलाइज कैसे होती हैं एक्टिविटीज। एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन डिस्कस इन सम अदर सेशन इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, दैट हाउ द अंडरग्राउंड criminal syndicate works around cyber security and how the entire cyber kill chain works as well. However, coming back to this topic, which is breach detection and response, तो इसमें primarily 4 phases हैं। आप इसमें देख रहे हैं प्रिपरेशन है, डिटेक्शन एंड एनालिसिस है, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी है, एंड द लास्ट इज पोस्ट इंसिडेंट रिकवरी। ये जो इमेज है इट्स टेकन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस का एक यूएस की एक बॉडी है जो कि तमाम साइबर सिक्योरिटी और आईटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको डेवलप कर रही थी, स्पेसिफिकली अराउंड साइबर सिक्योरिटी, वहीं से लिया हुआ है। बट देयर इज वन मोर थिंग दैट आई हैव मेड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वन, व्हिच इज द इंसिडेंट कम्युनिकेशन। इफ यू सी द इंसिडेंट कम्युनिकेशन, इट इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द फेजेस ऑफ डिटेक्शन एंड एनालिसिस, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी, एंड द लास्ट व्हिच इज द पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। एक और चीज जो आप नोट करें वो ये है कि पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी जो है इट फीड्स इनटू योर प्रिपरेशन फेजेस, बिकॉज यू माइट हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू वांट टू मेक श्योर आर टेकन केयर ऑफ, कि जब आप नेक्स्ट आप जब लेसन्स लर्न के बाद आपकी जो भी एक्टिविटी होगी आप मेक श्योर करेंगे कि वो आपके प्रिपरेटरी फेज के अंदर आप उसको इंक्लूड कर सकें। ये चीज है। Let's start with the first part, which is the preparation, which takes huge effort, and this is where the crux of the entire activity lies. पहली चीज जैसे मैंने पहले कहा, पहले आपको बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका बिजनेस किस आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, what value are they creating within the society, and how do they make money, what kind of services do they offer, what kind of products do they offer, okay, and how do they offer those services, whom are they offering those services, who are our potential clients and our existing clients, ये पहले आपको पता होनी चाहिए चीजें। अगर आपको ये नहीं पता और आप सिर्फ डेटा ब्रीच और डिटेक्शन पे जा रहे हैं तो देखें आप बहुत सारी चीजें इन द लॉन्ग रन होता ये है कि आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ना एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि आप वैल्यू उसी की है कि जो बिजनेस एस्पेक्ट को समझता हो। सेकेंड चीज है कि आपके पास एक पॉलिसी हो कि जिसके जरिए जो कि डिक्टेट करे कि आपने डेटा ब्रीच को आपने कैसे हैंडल करना है, या जिससे बेसिकली पॉलिसी का मकसद होता है रिगार्डलेस के साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी हो या किसी और उसकी हो। जैसे अभी पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी रिलीज की है। पॉलिसी सिर्फ आपको एक इंटेंट बताती है, एक डिक्लेरेशन होती है इंटेंट की कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें उस पॉलिसी के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो आपके पास सबसे पहले आपने एक पॉलिसी बनानी है कि जिसमें आपने डिक्लेयर करना है कि आप डेटा ब्रीच मैनेजमेंट को आप कैसे हैंडल करेंगे, को आपने हैंडल करना है। और यू कैन हैव वन पॉलिसी जो कि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को बताए कि किस तरीके जो है हम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें पॉलिसी के अंदर ऑन अ वेरी हाई लेवल आप वहां पे पहले बताएंगे। फिर सेकंड चीज आती है जो कि पॉलिसी को सप्लीमेंट करती है, वो ये है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स टेल यू हाउ इट विल बी डन, ठीक है। तो सेकंड चीज है कि आपने प्रोसीजर्स आपने डिफाइन कर रहे हैं कि अच्छा भाई कौन मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है।
अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा इंसिडेंट्स को, फिर किसको नोटिफाई किया जाएगा कि कोई ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन इन्वेस्टिगेट करके आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, करेक्टिव एक्शंस कौन लेगा, अप्रूवल कौन देगा किसी सर्वर को टेक डाउन करने के लिए, किसी पैच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तमाम चीजें, तमाम स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन आप बेसिकली उस प्रोसीजर के अंदर आप मेंशन करते हैं। फिर आपके पास तीसरी चीज होती है इंसिडेंट प्लेबुक्स, कि जो कि आपके पास पूरा वर्क फ्लो डिफाइन करती है कि भाई ये क्या क्या स्टेप्स हैं करने के लिए, कि जब फर्स्ट करें अगर डेटा ब्रीच हो जाए तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, आप फिर उसमें मजीद डिटेल में चले जाते हैं। फिर चौथी चीज है इंसिडेंट क्लासिफिकेशन। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके के इंसिडेंट्स फेस कर सकती है। मिसाल के तौर पे एक मैलवेयर अटैक हुआ, malware is just a tool to cause some kind of a disruption. That disruption could be a data breach, or that disruption could be something else, कि जहां पे जरूरी नहीं है कि आपका डेटा ब्रीच हो सकता है कि आपकी एक्टिव हो जाए, डीडोस अटैक हो जाए, या और कोई चीजें हो जाए, ठीक है, किसी दूसरे तरीके की आउटेज आ जाए, जरूरी नहीं है कि डेटा एक्सफिल्ट्रेशन ही हो। तो पहली चीज है कि आपके पास इंसिडेंट क्लासिफिकेशन हो, कि आपके पास किस किस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। मेलवेयर अटैक कुड बी वन, डीडोस इज अनदर वन, देन डेटा ब्रीच इज अनदर पार्ट। मेलवेयर इज जस्ट अ टूल टू execute the cyber, it's just a tool. I mean, it's just like कि क्रिमिनल को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो चाकू से भी नुकसान पहुंचा सकता है, खंजर से भी पहुंचा सकता है, क्लाशनकोव से भी पहुंचा सकता है, पिस्टल से भी पहुंचा सकता है। तो ये तो सिर्फ टूल्स हैं, पहुंचाने को जबान से भी पहुंचा सकता है। तो ये तो सिर्फ आपके पास टूल्स हैं। तो पहले आपको इस लेवल की क्लासिफिकेशन फिर आपके पास होनी चाहिए कि आप किस किस तरीके के आपकी जो भी एक्टिविटी हो आपको नजर आ रही है सस्पिशियस, आप उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। आप जाके सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, जो सीईओ है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, आप उसको क्या बोलेंगे, वो आप जाके उसको बोल रहे हैं सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक हुआ है, बोलेगा अच्छा किस तरीके का अटैक हुआ है, ठीक है, आप बोले मेलवेयर अटैक हुआ है। तो मेलवेयर जरूरी नहीं है कि, हो सकता है आपका सीसो जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है वो समझता हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आपका सीईओ भी जो है वो उन चीजों को समझता हो। तो ये चीजें पहले आपके पास डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी चीज ये है इंसिडेंट क्लासिफिकेशन, सॉरी इंसिडेंट सिवियरिटी लेवल्स। तो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इंसिडेंट्स से गुजरती हो, लेकिन हर इंसिडेंट की जो सिवियरिटी लेवल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपका अगर एक कोर सिस्टम है जिसके जरिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन पैसा बना रही है, या फर्ज कर लें आपका मेन डेटाबेस है आपके एक सर्वर का, अगर वहां से डेटा चोरी होता है और एक आम पीसी है जो कि एंट्रेंस के ऊपर आपके सिक्योरिटी गार्ड के पास पड़ा हुआ है, क्या दोनों के सिवियरिटी लेवल्स एक होंगे? दोनों से डेटा चोरी हुआ है, मे बी जो डेटा आपके सिक्योरिटी गार्ड के पास से चोरी हुआ है दैट मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन आपका जो कोर सिस्टम है जहां से आप बेसिकली आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे अगर कोई डेटा लॉस होता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक धचका हो सकता है, जिसमें बहुत तरीके के जो है वो रिस्क फिर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क है, जिसमें कंप्लायंस रिस्क है, लीगल रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है, बहुत सारी चीजें जो कि इम्पैक्ट हो सकती हैं। फिर प्लानिंग के अंदर फिर आपने फिर ये देखना है कि टेक्नोलॉजीज आपके पास कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। देखें, और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज की तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि हम जब भी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो हमने एक वेब इस तरह का क्रिएट करना है जहां पे कुछ टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि डिटेक्ट कर रही हो, और कुछ जो है प्रिवेंट कर रही हो, और कुछ करेक्ट कर रही हो एक्शन को। देखिए, आप जाके आगे शायद जाके पढ़ेंगे तो ये कंट्रोल्स प्राइमरीली 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगेन, हैविंग अ डेटा breach detection and response is one management control. Having a policy is one management control, जहां पे आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि यार हमने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंट्रोल्स होते हैं टेक्निकल कंट्रोल्स। मिसाल के तौर पर अब जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इट कैन बी अ टेक्निकल कंट्रोल। अब वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्या वो करेक्टिव एक्शन लेती है, क्या वो डिटेक्शन करती है किसी इंसिडेंट की, और फिर दूसरी चीज ये कि क्या वो कुछ चीज को प्रिवेंट करती है, या क्या सीन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास, आपको टेक्नोलॉजीज की आपके पास एक पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं और उनका मकसद क्या है, क्या काम करती हैं वो।
फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा ब्रीच के अंदर वो ये है कि आपको अपने डेटा फ्लोज के साथ का आपको पता होना चाहिए और आपके डेटा फ्लोज डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। मैं इसको आपको एक अगेन कॉमन लाइफ से मिसाल देके समझाता हूँ। जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि सिक्योरिटी को आप जब रिलेट करेंगे कॉमन लाइफ के साथ और कन्वेंशनल सिक्योरिटी से, तो आपको नजर आएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं, इट्स जस्ट कि हम अक्सर साइलोज में देखते हैं। एक बैंक की मिसाल लें। एक बैंक का हेड ऑफिस है जहां पे रोजाना कैश आता है कहीं से सुबह के 8 बजे। तो अगर आप उस हेड ऑफिस के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आपको पहले पता होना चाहिए कि यार मेरे पास कितने बजे कैश आता है सुबह में। 8 बजे आता है, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे पास कितने बजे तक काम कर रहे हैं? क्या मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स 10 बजे तो नहीं काम आते सुबह में? तो आपको, और फिर दूसरी चीज कि जब वो कैश आता है तो कौन से रास्ते से एंटर होता है? मेन गेट से एंटर होता है, पीछे के गेट से एंटर होता है, किधर से एंटर होता है? पता लगा जी कि कैश एंटर हो रहा है पीछे के गेट से, आपने सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया हुआ है आगे के गेट के ऊपर। तो आपकी जो जो आपका जो फ्लो है उस सर्विस का और जो आपके जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, दे शुड बी इन अलाइनमेंट विद ईच अदर। जहां से आपका डेटा गुजर रहा है उधर ही आपने अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपने जो है वो लगाने। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आपके पास डेटा फ्लो डायग्राम्स आपके पास क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो, फॉर्मलाइज्ड हो, अप्रूव्ड हो बाय द सीनियर मैनेजमेंट एंड बाय द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। फिर इसके साथ जो एक चीज आ जाती है कि आपके पास कौन कौन से कंट्रोल्स जो है वो अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास प्रॉक्सी है, आपके पास एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं, आपके पास सिम सॉल्यूशन है जो कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज होगा। फिर आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं आपके पास। तो ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल्स में आ जाती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के अंदर। फिर है आपके कम्युनिकेशन चैनल्स। गॉड फॉरबिड अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप विद इन द इंटरनल स्टेक होल्डर्स और विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स? हो सकता है कि आपको कोई रेगुलेटरी बॉडी बोले कि भाई अगर आपने, और इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस हैं वो तो आपको कंपेल करती हैं कि अगर आपका कोई डेटा ब्रीच होगा तो आपने विद इन 72 आवर्स आपने नोटिफाई करना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। अभी पाकिस्तान के अंदर अभी हमारे पास कोई एज सच डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कोई फॉर्मलाइज्ड बिल नहीं है। अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो अभी टेबल हुआ है, बट अगेन दैट इज स्टिल इन द कंसल्टेशन फेज। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को आपको नोटिफाई करना पड़ता है। कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगली चीज है एस्केलेशन मैट्रिक्स के, फर्स्ट करें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम ने आइडेंटिफाई किया एक इवेंट, क्या वो इवेंट इंसिडेंट है क्या नहीं है? अगर वो इंसिडेंट, पहले तो किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। पहले जो आपकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम की जो पहला लेवल है वो सिर्फ मॉनिटर करेगा कि क्या कोई जो एक्टिविटी है वो सस्पिशियस है क्या नहीं है। उसके बाद, या फर्ज करें अगर आपको बाहर से कहीं से नोटिफिकेशन आ रही है कि भाई आपका डेटा जो है चोरी हो गया है, जैसे अभी पिछले दिनों कुछ टेलकोस का आया था मीडिया के ऊपर कि उनका डेटा जो है वो डार्क वेब पे मिल रहा है, तो ये मीडिया से आपको मिल रही है ना इन्फॉर्मेशन, आपकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ने नहीं उसको आइडेंटिफाई किया। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, पहले आपने उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना है। फिर वैलिडेट करने के बाद आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को बताएंगे उस एस्केलेशन लैडर में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपको पहले एस्केलेशन मैट्रिक्स आपने डेवलप करना है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको शुरू में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया जाएगा और उनसे अप्रूवल लिया जाएगा फॉर द करेक्टिव एक्शंस। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली इन द डेटा ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, इज द डेटा बैकअप। आपके पास डेटा बैकअप है क्या नहीं है? और क्योंकि बैकअप अगर आप, और फिर आपने कितना डेटा बैकअप किया हुआ है, कितने बैकअप की आपको जरूरत है टू मेक श्योर कि आपका बिजनेस जो है वो चलता रहे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये अगर आप देखें तो प्लानिंग फेज के अंदर अच्छी खासी चीजें जो है आपको कवर करनी पड़ती हैं। अगर आपने प्लानिंग सही नहीं की हुई होगी तो आपके बाकी के फेजेस जो हैं वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे वन वे और दी अदर। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आपके सीरीज ऑफ कंट्रोल्स हैं। अगर आप इसमें से फर्ज करें आपके पास टेक्नोलॉजीज इन यूज सारी हैं, लेकिन आपके पास इंसिडेंट क्लासिफिकेशन ही नहीं है, आपके पास इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर ही नहीं है, तो या आपके पास डेटा फ्लो डायग्राम्स ही नहीं है, तो होगा ये कि डिस्पाइट हैविंग द टेक्नोलॉजी you would not be able to figure out that the event that you are seeing on your security monitoring tools, whether that is an anomalous activity
और दैट इज अ लेजिटिमेट एक्टिविटी। तो आपके पास सीरीज ऑफ कंट्रोल्स, जब भी कोई ब्रीच होता है तो सीरीज ऑफ कंट्रोल्स फेल करते हैं, सिर्फ एक कंट्रोल नहीं फेल करता, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो कि फेल करते हैं, फेल होते हैं। इसके बाद आप आ जाए डिटेक्शन एंड एनालिसिस, जो कि अगला स्टेज है। एंड I would suggest कि अगर किसी के questions हैं, please write them down. I'll take the questions from you people as well at the end. And this is what I had agreed with Rehan. I remember, when I spoke to him earlier, कि I would prefer कि मैं एक दफा explain कर दूं चीजें. अगर कोई ऐसे कोई questions हैं तो आप उसके ऊपर फिर मुझसे बाद में सवाल कर सकते हैं। डिटेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहली चीज है कि पहले तो आपने, जैसे प्रिपरेशन में मैंने आपको बोला कि आपके पास डेटा फ्लो डायग्राम्स आपके पास पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता तो हो कि नॉर्मली आपका डेटा फ्लो कैसे करता है। is that the legitimate way how the data flows across your network? दूसरी चीज ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनोमलस बिहेवियर, कि अगर आपको पता होगा कि, अगेन आई गो बैक टू द एग्जांपल दैट आई गेव रिलेटेड टू द बैंक, अगर आपको पता है कि आपकी बैंक के अंदर रोजाना कैश आता है सुबह 10 बजे या 8 बजे, अगर वो कैश सुबह आ रहा है 6 बजे, तो that should be considered something suspicious. But for that you need to have a benchmark, you need to have some kind of a baseline कि नॉर्मली हमारा ट्रैफिक कितने बजे जो है वो स्टार्ट होता है, आपका पीक कितने बजे स्टार्ट होता है नेटवर्क के अंदर, कितने बजे आते हैं एम्प्लॉइज। जैसे अगर एम्प्लॉइज सुबह 8 बजे आ रहे हैं तो आपके नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक की जो पीक होगी वो तकरीबन 10 बजे, इस तरह से। तो ये सुबह 5 बजे क्यों पीक नजर आ रही है मुझे, इतना डेटा क्यों बाहर जा रहा है, जब मेरा काम जो है पूरे दिन का स्टार्ट होता है 10 बजे तक लोग आ जाते हैं, फिर लोग दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो मेरा ट्रैफिक जो है वो पीक पे जाता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक। तो ये सुबह 6 बजे क्यों हो रहा है, और ये कौन सा अकाउंट है जो कि रात के 6 या सुबह के 6 बजे बैठ के इतना डेटा बाहर भेज रहा है। तो आपको ये सारी चीजें, आपको जब आपकी बेसलाइंस बनी हुई होती हैं, आपको पता होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आप सिस्टम को समझते हैं। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेड, अंडरस्टैंड योर बिजनेस। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इकोसिस्टम को समझते होंगे तो फिर आपको ये पता होगा कि कौन सा बिहेवियर एनोमलस इन नेचर है और कौन सा बिहेवियर जो है वो लेजिटिमेट है। अच्छा, बहुत दफा होता ही है कि आपको कोई चीज एनोमलस लग रही होती है, मिसाल के तौर पे आप सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको नजर आया कि जी मुनीब साहब के अकाउंट से सुबह के 5 बजे फाइल्स बाहर जा रही हैं, 2 टेराबाइट का डेटा क्यों बाहर भेज रहा है, या ये 200 MB का फाइल की डेटा क्यों भेजा है इसने सुबह में। तो आपने फिर ये देखना है, अच्छा यार मुनीब का रोल क्या है, क्या वो IT एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो IT एडमिनिस्ट्रेटर है तो क्या कोई नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही थी, क्या ये बंदा कोई इशू तो नहीं हैंडल कर रहा था रात को बैठा हुआ, हो सकता है इसने कोई लॉग्स भेजे हो R&D को या सपोर्ट को कि जो उसको कोई इशू आ रहा हो, उस इशू को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें यही बिहेवियर आपको HR मैनेजर की तरफ से मिले, तो HR का काम नहीं है कि सुबह के 5 बजे बैठ के कि वो 200 MB 300 MB की फाइलें उठा उठा के बाहर भेज रहा हो। दैट इज समथिंग दैट शुड ट्रिगर एन अलार्म इन योर माइंड। तो ये आपको अगेन पूरा आपको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इकोसिस्टम का आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, कौन किधर जा सकता है, कौन किसको अलाउड है कि वो डेटा बाहर भेज सकता है, किसको अलाउड है कि वो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, किसको अलाउड नहीं है कि वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करे। ये सारी चीजें बड़ी ये आ जाती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोमलस बिहेवियर। अब ये आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि एनोमलस बिहेवियर है कि नहीं? थ्रू नेटवर्क एंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग, मैंने जैसे मिसाल दी आपको। और फिर दूसरा पैकेट एनालिसिस। Again, those of you who are interested in reading the packet analysis, I would suggest there's a book which is related to the packet analysis. I'll show it to you again. It's very easy to understand. It's this book, which is Practical Packet Analysis. You can easily find it on the Google as well. And this guy happens to be one of my favorite writers, Chris Sanders. इसके आप डेटा पैकेट्स भी आप देख सकते हैं, और इसको आप अपने लैपटॉप के ऊपर या PC पे आप वायरशार्क जो है आप टूल इंस्टॉल करें, इसकी गाइडलाइंस को पढ़ें, एंड यू विल सी द डिटेल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु विल बी, एंड अगेन दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग दीज थिंग्स एट अ फास्टर पेस. तो बहुत अच्छी बुक है, अगर आप में से कोई पैकेट एनालिसिस समझना चाहता है तो ये किताब जरूर पढ़ें. अच्छा, अब आ जाते हैं लाइकली सोर्सेस क्या होंगी ब्रीच नोटिफिकेशन की, कहाँ से हमें पता लग सकता है. पहली चीज है आपके टेक्निकल कंट्रोल्स. आपने जो एक डिटेक्शन कैपेबिलिटी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने सेटअप की हुई है,
वो आपकी किधर से हो सकती है? सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन आपका होता है, आपका इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सोल्यूशंस होते हैं, आपके डेटा लीकेज प्रोटेक्शन सोल्यूशंस होते हैं, जो कि आपके तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक होता है नॉक, जो कि नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, और एक है सॉक। इन दोनों के रोल्स को समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में क्या फर्क क्या है दोनों में। लेकिन जो नॉक है ना, नॉक काम करता है ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या सर्विस सही चल रही है कि नहीं, क्या जो मैं सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ, क्या इस वक्त जो है, अगर फर्ज करें इतनी पीक आती है ट्रैफिक के ऊपर, क्या वो पीक आ रही है कि नहीं, यूजर्स नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, आर दे एबल टू डू देयर बिजनेस एक्टिविटीज और नॉट। सॉक का काम इससे डिफरेंट है। सॉक का काम ये है कि ये देखना कि इस वक्त में ये एक्टिविटी क्यों हो रही है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर एचआर का मैनेजर सुबह के 5 बजे बैठ के फाइल्स भेज रहा है, ये चीज नॉक के मैनेजर को बॉदर नहीं करेगी, ये चीज सॉक में बैठे हुए जो इंजीनियर्स हैं उनको बॉदर करेगी कि सुबह के 5 बजे बैठ के क्यों देख रहा है। नॉक वाले को ये होगा, नॉक का जो इंजीनियर है उसने मेक श्योर करना है कि भाई यूजर आया, क्या मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड की कि नहीं की, बस दैट्स इट। सॉक के बंदे ने ये देखना है कि क्या जो सर्विस उसको प्रोवाइड की गई was this the legitimate time period by कि इसको जो है एक्सेस करनी थी ये सर्विस। तो सॉक का देखने का नजरिया कुछ और होता है, नॉक का देखने का नजरिया कुछ और होता है। फिर आपके पास कभी कभी होता है आपकी को नोटिफिकेशंस आते हैं रेगुलेटर्स की तरफ से, खासतौर पे अगर आप पाकिस्तान में अगर फाइनेंशियल सेक्टर से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा बेहतर रेगुलेटेड है बनस्बत बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में। तो हो सकता है आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई नोटिफिकेशन भेजे कि भाई आपका डेटा जो है वो ब्रीच हो चुका है एंड इट्स अवेलेबल ऑन द डार्क वेब फॉर सेल। तो आप प्लीज अपने पास से जो है इंटरनली आप इन्वेस्टिगेट करवाएं कि क्या हुआ है क्या नहीं। और समटाइम्स यू आर गेटिंग दी नोटिफिकेशन फ्रॉम द मीडिया एज वेल, फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर्स। देयर आर खास तौर पे जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह की तरफ जो बहुत ज्यादा काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, आपको उनकी तरफ से भी ये चीजें आपको मिल सकती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है का कोई डेटा ब्रीच हुआ है क्या नहीं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस एक और काम करती हैं, वो ये होता है एक सर्विस होती है ब्रांड अब्यूज सर्विस, ब्रांड अब्यूज एंड ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस। तो वो बेसिकली ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका काम ही होता है कि आपका जो भी डेटा बाहर कहीं पे ब्रीच हो रहा है, गिटहब पे पड़ा है या कहीं और पड़ा हुआ है, तो वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं और वो फिर आपको नोटिफाई करते हैं कि आपका ये डेटा हमें यहाँ पे पड़ा हुआ मिला है, तो ताकि आप वापस जाएं और आप इंटरनली आप इन्वेस्टिगेट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपकी आपकी कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स में कोई लीकेज तो नहीं है जिसकी वजह से डेटा जो है वो बाहर एक्सफिल्ट्रेट कर रहा है। तो ये चीज तो हो गई डिटेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर। अब आप आ जाए नेक्स्ट चीज जो क्या है, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी। अब इसको मैं 3 चीजों को अलग अलग से वो करूंगा। कंटेनमेंट में आपने सबसे पहले देखना है कि अब आपने देखें, आपने एक चीज सस्पिशियस एक्टिविटी को आपने आइडेंटिफाई किया, उस सस्पिशियस एक्टिविटी को आपने क्वालिफाई किया कि क्या ये सस्पिशियस एक्टिविटी इंसिडेंट है कि नहीं। अगेन एक फर्क आपने करना है, एवरी इवेंट इज नॉट एन इंसिडेंट। सो यू माइट बी सीइंग the HR manager sending files, but if you cross verify with the HR manager, maybe he had something important, and if he owns that activity, then you just have to verify and validate okay कि क्या वो एक्टिविटी के लिए उसको privileges मिले हुए थे, क्या उसी ने वो एक्टिविटी की हुई है। अगर वो की हुई है तो that cannot be qualified as an incident. Once an event qualifies into an incident, then you have to see that okay, then your containment and eradication and the recovery process begins, which is containment में आपने कोशिश करना होता है कि उस बीमारी को, उस इंसिडेंट को आपने फैलने से रोकना है। आपका फर्ज करें मैलवेयर अटैक हुआ और मैलवेयर अटैक की वजह से आपका डेटा एक्सफिल्ट्रेट होना शुरू हो गया। अब वो मैलवेयर अभी फर्ज करें आपके नेटवर्क के अंदर एक जोन में फैला हुआ है, आपने मेक श्योर करना होता है कंटेनमेंट में कि आपके वो मैलवेयर एक जोन से दूसरे जोन के अंदर ना वो मूव कर जाए, प्रोलिफरेट ना कर जाए। एक मिसाल फिर से मैं आपको देता हूँ कन्वेंशनल सिक्योरिटी से। अगर फर्ज करें एक रॉबरी करने वाला एक बैंक के प्रेमिसेस में आ जाता है, तो बैंक के प्रेमिसेस तो बहुत सारे हैं, आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपका एक DMZ जोन होता है जहाँ पे जो कि डीमिलिटराइज जोन होता है, वहां पे आप अपने डेटा सेंटर, वहां पे आप अपने सर्वर्स या वो अपना कैश नहीं रखते, वहां पे आप सिर्फ अपनी ATM मशीन रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बिठाते हैं और मिनिमम सर्विसेज रखते हैं, रिसेप्शन वगैरह की, बस दैट्स इट। ठीक है।
अगर आपने पीछे सर्वर्स तक जाना है, जहां पे कैश पड़ा होता है उधर तक जाना है, तो फिर आपने बहुत सारे कंट्रोल्स को आपने ब्रीच करते हुए जाना है। तो इसलिए फर्ज करें कि अगर कोई गन लेके आ जाए बैंक के अंदर, तो आपने सबसे पहला काम ये होता है उसको कंटेन करना है उस डीमिलिटराइज्ड जोन तक, ताकि वो अंदर तक ना चला जाए। तो ये कंटेनमेंट के अंदर आता है कि आपने उसका जो इम्पैक्ट है उस इंसिडेंट का, जो कि आपने पहले क्वालिफाई कर लिया कि वो इंसिडेंट है, अब आपने उसको लिमिट करना है। उसके इम्पैक्ट को किस तरीके से आप लिमिट कर सकते हैं? या तो जिस सर्वर के जरिए या जिस वर्क स्टेशन के जरिए वो मेलवेयर फैला था, या वो जो इंसिडेंट कॉज हुआ था, उसको आप आइसोलेट कर देते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क से, ताकि वो प्रोलिफरेट ना करे, फैल ना जाए अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। दूसरा, अगर फर्ज करें कि आपने उस सिस्टम को ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन उस सिस्टम से डेटा बाहर जा रहा है, तो फिर आपने वो उस जो डेटा बाहर जा रहा है, उस डेटा को, उस ट्रैफिक को जो है आपने ब्लॉक करना है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि आपका डेटा जो है वो जा रहा है किसी सर्टेन पोर्ट के ऊपर, ठीक है, उस सिस्टम से ट्रैफिक जा रहा है और सर्टेन पोर्ट, तो आप उस पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। उस पोर्ट के लिए जो भी ट्रैफिक जा रहा है उस पोर्ट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि फर्ज करें आपने उस यूजर को देखा कि वो यूजर अब्यूज हो रहा है, बाकी ट्रैफिक में कोई इशू नहीं है, उस सिस्टम के जरिए नहीं है, वो सिर्फ यूजर है जो कि अब्यूज कर रहा है उस सिस्टम को, तो आप सिर्फ उस यूजर को अब्यूज को जो है वो आप ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वही सर्वर 4 से 5 लोग एक्सेस कर रहे हो एक ही वक्त में। तो अगर आप पूरे सर्वर को आइसोलेट कर देंगे, तो हो सकता है कि आप बाकी यूजर्स का ये जो ऑपरेशन है उसको आप इम्पैक्ट कर दें। तो इसलिए कभी कभी ये भी आप कर सकते हैं कि आप सिर्फ उस यूजर के प्रिविलेजेस को आप उस यूजर को ब्लॉक कर दें, या फिर उसके प्रिविलेजेस को आप जो है वो कम कर दें, ताकि वो डेटा को बाहर एक्सफिल्ट्रेट ना कर सके। अब अगली चीज इसमें आ जाती है इरेडिकेशन, जहां पे आप रिमूव करते हैं सोर्स ऑफ इंसिडेंट को, जिस वजह से वो चीज हुई, उस बीमारी को, उस ट्यूमर को आपने उस इकोसिस्टम से आपने निकाल के, जड़ से आपने निकाल के बाहर फेंकना है। दैट इज पार्ट ऑफ द इरेडिकेशन। अगर वो मेलवेयर की वजह से हुआ है, तो आपने मेलवेयर को निकाल के बाहर फेंकना है। अगर फर्स्ट करें कोई नया यूजर क्रिएट हुआ था, तो फिर आपने उस यूजर के प्रिविलेजेस को रोकना है, उस यूजर को डिलीट करना है, रिमूव करना है। दैट इज पार्ट ऑफ द इरेडिकेशन। And then the last part within containment, eradication and recovery is the recovery phase. अब आपने फर्ज करें, अब आपने कंटेन कर लिया, आपने इरेडिकेट कर लिया, अब आपने रिकवर करना है अपने सिस्टम को। अब खास तौर पे अक्सर क्या होता है कि जब डेटा ब्रीचेस होते हैं और आपका फर्ज करें कि आपको कोई हैकर जो है वो बोल रहा है कि आप मुझे पे करें इन द बिटकॉइंस, तो फिर आपका डेटा जो है आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप पे भी करते हैं बिटकॉइंस में, हो सकता है वो पीछे कोई क्या नाम है बैकडोर्स छोड़ के चला जाए आपके पीसी के ऊपर। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि यू रिकवर योर सिस्टम्स टू द प्री इंसिडेंट स्टेट। इंसिडेंट से पहले जो काम कर रहे थे, एक क्लीन स्लेट लेके आप स्टार्ट करें बैकअप्स। इसलिए यहाँ पे याद रखें, जो हमने शुरू में बात की थी प्लानिंग फेज के अंदर, बैकअप्स, यहाँ पे बैकअप्स काम आते हैं। अगर आपके पास बैकअप्स नहीं थे, तो आपके पास आप एक परपेचुअल उसमें प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो बिजनेस यहाँ पे जो हिट लेता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए जितना आपकी स्ट्रॉन्ग आपकी प्लानिंग होगी, वो सारी चीजें आपकी रेजिलियंस में ऐड करती हैं। देखें, जो साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स होते हैं ना, अक्सर यही बात होती है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, ठीक है। एंड इंसिडेंट्स होंगे, द आइडिया इज कि डू यू हैव द रेजिलियंस। और याद रखें, देखिए शुरू में जो मैंने आपसे एक बात की थी, ये जो साइबर सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये, और जो मैंने कहा था डोंट थिंक इन साइलोस एंड डोंट ऑपरेट इन साइलोस, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ह्यूमन लाइफ को भी देखें ना, इट्स ऑल अबाउट रेजिलियंस। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज दैट डू यू हैव द विल एंड द कैपेबिलिटी टू फाइट थ्रू दोस चैलेंजेस। तो इंसिडेंट्स होंगे, सारी चीजें, लेकिन आपने प्लानिंग कितनी मजबूत की है, वो चीज रिफ्लेक्ट करती है आपकी रेजिलियंस को। जो ऑर्गेनाइजेशंस रेजिलियंट होती हैं, वो इस अपहीवल से निकल जाती हैं। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स रेजिलियंट होते हैं, वो अपनी लाइफ के अपहीवल से निकल जाते हैं। वरना जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की होती, जिनको पता ही नहीं होता, वो यानी कि वो क्राइसिस टू क्राइसिस मूव करते हैं, क्राइसिस टू क्राइसिस मूव करते हैं वो, ठीक है। और अच्छा, जो रिकवरी में जो लास्ट पार्ट है, वो ये है कि रीबिल्ड सिस्टम्स विद मिनिमम बेसलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
हर ऑर्गेनाइजेशन कोई मिनिमम बेसलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाती है कि अगर फर्ज करें कोई नया पीसी सेटअप करना है तो उसमें कम से कम एंटीवायरस सोल्यूशन होगा, उसमें जो है वो फायरवॉल जो है इनेबल्ड होगी। तो वो सारी जो बेसलाइन सिक्योरिटी की जो भी सिक्योरिटी बेसलाइंस हैं वो आपने मेक श्योर करना है वो इम्प्लीमेंटेड हो ऑन द न्यू सिस्टम्स या जिसको आप रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाती है चीज, अब आपने इंसिडेंट को क्लोज कर दिया है, ठीक है, अब आ रही है कहानी पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी की। अब इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो मेन फेजेस हैं और जो लास्ट फेज है वो तकरीबन थ्रू आउट द इंसिडेंट आपका चलता है, वो मैं आपको बताता हूँ। रेमिडिएशन सबसे पहले। अब आप रेमिडिएट कर रहे हैं इंसिडेंट को, जिसमें आप ये मेक श्योर करते हैं कि इसी तरीके का इवेंट दोबारा ना अकर कर जाए। जो मैं अभी बात कर रहा था कि आप क्राइसिस टू क्राइसिस ना मूव करें, आप आप प्रॉब्लम में आए, आपने उससे सबक सीखा और आप मेक श्योर करें कि उसी तरीके का इंसिडेंट दोबारा रिकर ना करें। फिर अब इसके अंदर आपको हो सकता है अपने प्रोसेसेस को आपको मॉडिफाई करना पड़ जाए, हो सकता है आपके पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो, आपको टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ जाए, हो सकता है आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ जाए। इसकी अगेन मैं आपको कॉमन लाइफ से मिसाल देके समझाता हूँ, कन्वेंशनल सिक्योरिटी से। गॉड फॉरबिड किसी के घर के ऊपर डकैती हो जाती है, उसका घर जो है वो सीसीटीवी कैमरा से जो है वो कवर्ड था पूरा, ठीक है, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं था कि के जो सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है उसको कोई बैठ के मॉनिटर कर रहा होता। अब तो मोबाइल फोन्स के ऊपर आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो सीसीटीवी कैमरेज तो लगे हुए थे, लेकिन कोई कोई प्रोसेस ही नहीं था कि कभी किसी ने कभी तौफीक ही नहीं की कभी देख भी लें कि यार कौन आ रहा है, कोई इंट्रूडर तो नहीं आ रहा हमारे घर पे, इस वक्त क्यों आके कोई खड़ा हो रहा है रात के 3 बजे। तो कभी कभी आपको प्रोसेस मॉडिफाई करना पड़ता है आपको। जैसे मैंने आपको एक और मिसाल दी थी शुरू में कि आपके बैंक में कैश आ रहा है सुबह के 8 बजे, लेकिन आपके जो गार्ड्स हैं वो आ रहे हैं सुबह के 10 बजे। तो इसका मतलब ये नहीं है आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं, आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं दे आर नॉट अप्रोप्रिएट और दे आर नॉट एडिक्वेट टू द पर्पस ऑफ द बिजनेस। और वो इसलिए आपको फिर प्रोसेस में तब्दीली करनी पड़ती है कि आपके जो गार्ड्स हैं उनके टाइमिंग सुबह के 7 बजे हो। अगर आपके पास कैश आ रहा है 8 बजे तो गार्ड अवेलेबल हो सुबह 7 बजे, ताकि वो मेक श्योर करे भाई एवरीथिंग इज फाइन। एक बात। अब दूसरी चीज आ जाती है टेक्नोलॉजी चेंज की। कभी कभी आपके पास कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपको पता होता है कि आपका प्रोसेस भी सही है, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी ठीक है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी चाहिए कि जिसके जरिए आप जो है वो मॉनिटरिंग कर सकें। अब आपके पास फर्ज करें आपके पास सिम सोल्यूशन नहीं है, आपने टीम भी सेटअप की हुई है, आपके पास प्रोसेसेस भी डिफाइंड है, लेकिन आपको सिम सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि सिम सोल्यूशन के बगैर आपकी जो मॉनिटरिंग करने की जो एबिलिटी है वो इम्पैक्ट रहेगी। तो आपको कभी कभी टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ती है। फिर जो आखिरी चीज है कॉन्फ़िगरेशन चेंज। कभी कभी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि हो सकता है कि आप अपने नेटवर्क को सिर्फ 30% आप कवर कर रहे थे, रिमेनिंग 70% जो नेटवर्क के जो लॉग्स थे वो आपके पास आ ही नहीं रहे थे। तो आपका जो होराइजन होगा ऑफ योर नेटवर्क वो तो सिर्फ 30% है, आप तो देख ही नहीं रहे बाकी 70% नेटवर्क को। तो वहां पे तो अटैकर आएगा, काम करके चला जाएगा। एक और कॉमन लाइफ से मिसाल देके आपको समझाता हूँ। आपने अपने घर में 4 सीसीटीवी कैमराज लगाए, लेकिन वो चारों के चारों सीसीटीवी कैमरा एक ही कवरेज एरिया को जो है वो कवर कर रहे हैं। जो बैक साइड जो बैक यार्ड था वो तो कवर ही नहीं हो रहा। तो क्या वो पीछे से आके कोई इंट्रूडर काम करके चला जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कि जहां पे आपने अपने जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है उनको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि जहां पे वो आपका जो होराइजन है, आपके होराइजन को बढ़ा सके, आपकी जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ा सके, आपकी सुपरविजन की एबिलिटी को आपको बढ़ा सके। दैट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन चेंज। और जो लास्ट चीज इसके अंदर आ जाती है कि जब आप ये सारी चीजें कर लेती हैं तो आपको ये देखना है लेसन्स लर्न। यू शुड डॉक्यूमेंट योर लेसन्स लर्न एंड इट्स एन एक्सरसाइज वेयर यू डू अ रूट कॉज एनालिसिस कि क्यों वो इंसिडेंट जो है वो अकर किया इन द फर्स्ट प्लेस। और जो भी इसके इंसिडेंट उसके जो लेसन्स लर्न होते हैं, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन वर्कफोर्स से रिलेटेड हो, दीज आर फेड बैक टू द प्लानिंग फेज। सो हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि यार प्रोसेस हमारा सही था, इसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। तो आप अपने प्रोसेस को आप मॉडिफाई करें, आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करें। लेकिन हो सकता है आपको लगे कि यार हमारे पास बंदे नहीं है, हम सिर्फ हमारे पास हमारे नेटवर्क के अंदर 5000 सिस्टम्स है, लेकिन हमारे पास रात को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ एक बंदा होता है। वो कैसे मॉनिटर करेगा पूरे नेटवर्क को? तो हमें
रिसोर्सेज हायर करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें आपको अपने लेसन्स लर्न में आपको लेकर आनी पड़ती है। फिर हो सकता है कभी कभी आपको ये देखना पड़ेगा यार कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये सारी चीजें आप लेसन्स लर्न में आप डॉक्यूमेंट करते हैं और यू मेक श्योर दैट दिस इज फिट टू योर प्लानिंग फेज व्हिच वी डिस्कस्ड इन द इनिशियल फेज। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है throughout this incident life cycle related to data breach, that is the evidence retention. आपने make sure करना है कि आपने एविडेंस को मेंटेन करके रखना है, एक चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करके रखना है उस एविडेंस की। जैसे एक क्राइम सीन के ऊपर अगर आप इंसिडेंट को, अगर इंसिडेंट जो जहां पे इंसिडेंट हुआ है या जहां पे क्राइम हुआ है, अगर आप उसके एविडेंसेस को आप जला देते हैं या आप उसके एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या आप उसको केयरफुली नहीं ऑपरेट करते, अगर आप फर्ज करें बगैर ग्लव के आप किसी क्राइम सीन के ऊपर जहां पे कोई मर्डरस क्राइम सीन है और वहां पे जाके आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप बगैर आप ग्लव्स पहने हुए आप एविडेंसेस के ऊपर हाथ लगाने लग जाएंगे, तो होगा क्या कि आपने बेसिकली जो एविडेंसेस थे आपने उनको डैमेज कर दिया, आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे उसके ऊपर। तो आपने इस तरह से यहाँ पे भी आपने पूरी एक चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि फर्ज करें एक स्टोरेज है, आपने स्टोरेज ली, तो आपने मेक श्योर करना है कि किस वक्त मैंने ली, किस हालत में ली, किस में मैंने सेव उस स्टोरेज को किस में रखा, किसको हैंड ओवर किया, कितने टाइम पे ली थी, किस दिन ली थी, आपने साइन करना है। फिर जिसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं उसने उसके ऊपर साइन करना है कि भाई मुझे मुनीब साहब ने ये जो स्टोरेज डिवाइस थी ये इसने मुझे 4:05 पे दी, मैंने 4:05 पे ली, इस हालत में ली, इस दिन ली, इस लोकेशन पे ली। तो ये आपने तमाम चेन ऑफ कस्टडी को आपने मेंटेन करना होता है। क्यों? ताकि अगर आप उस परपेट्रेटर को जिसने वो ब्रीच एक्टिविटी कंडक्ट की थी आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकें, ठीक है, आप उसको जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकें क्या नाम है कोर्ट के सामने। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट चीज है जो कि थ्रू आउट द इंसिडेंट चल रही होती है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम डिटेक्शन एनालिसिस राइट टू द एंड, इट इज द कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर you are required to communicate with the stakeholders, with the external stakeholders कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई डेटा ब्रीच हुआ है, आपको उनको नोटिफाई करना पड़ता है, स्पेशली रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। और ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है क्योंकि इसमें आपकी अक्सर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और अनफॉर्चुनेटली उनमें से अक्सर लोग ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते, वो बिजनेस साइड को समझते होते हैं। तो वहां पे आपको, क्योंकि मीडिया आपसे हो सकता है कोई बहुत ही चुपते हुए सवाल पूछे, बहुत सारे ऐसी चीजें, कोई ऐसी सवाल पूछे जिसको वो अपने हिसाब से मिसकंस्ट्रू करके रिपोर्ट कर सके, तो आपको बड़ा बिटवीन द लाइंस रह के बात करना पड़ता है। इसलिए फिर यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि आईटी को भी समझते हो, जो कि सिक्योरिटी को भी समझते हो, जो कि अपने बिजनेस को भी समझते हो, जो कि मीडिया हैंडलिंग भी जानते हो, जो कि शार्प हो कम्युनिकेशन के अंदर भी। तो अगेन रिमेंबर द पॉइंट दैट आई मेड अर्लियर, डू नॉट थिंक एंड ऑपरेट इन साइलोस। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, I mean, this is actually something that will determine how far you go in your careers as well. तो अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स होते हैं तो इस जगह के ऊपर आपको ऐसी सिचुएशंस को आपके लिए हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द ब्रीच डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज वन बाय वन आप स्टार्ट कर सकते हैं। I'll take the questions for another 25 minutes. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हैंड रेज कर दें क्वेश्चंस के लिए, फिर मैं आपको वन बाय वन अनम्यूट कर दूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज रेज हैंड कर दें, आपको वन बाय वन अनम्यूट कर दिया जाएगा। जी दानिश क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे सर आप जो हमें बताते हुए गए थे ना, हम नोट तो उसको करते आए हैं साथ साथ, तो आपकी बातें, तो इसमें मीन्स के आप कह रहे थे कि जो मीन्स के कोई अटैक होता है तो मीन्स के
अगर मीन्स के एक ऑनलाइन कंपनी है उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसके मीन्स के क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो वो एविडेंस तो वो भी छोड़ते होंगे ना, कि जिस तरह अगर कोई अगर एक फिजिकल एक चोरी होती है उसमें तो हम्म। थोड़ा बहुत इसके फिंगरप्रिंट दूसरी चीजें पता चल जाता है। अगर ऑनलाइन होता है इसमें भी कुछ पता चलता है, ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता लग सकता है। देखें, अगेन मैंने शुरू में एक बात की थी कि क्रिमिनल सिंडिकेट कैसे काम करता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो देन वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ डिस्कशन सम अदर टाइम एज वेल। तो जैसे एक कन्वेंशनल सिक्योरिटी के अंदर एक क्रिमिनल अपने कुछ ना कुछ एविडेंसेस छोड़ के जाता है, इसी तरीके से जो ऑनलाइन उसके अंदर भी जो भी आता है अटैकर, वो अपने कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स छोड़ के जाता है। वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मेलवेयर इज जस्ट लाइक अ टूल टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम। ठीक है, जैसे एक आम उसमें एक क्रिमिनल ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जबान भी है, चाकू भी है, खंजर भी है, क्लाशनकोफ भी है, पिस्टल भी है। इसी तरीके से मेलवेयर मेलवेयर एक टूल है। अब जो मेलवेयर्स है ना, तो उनकी भी अब जैसे आपकी कन्वेंशनल सिक्योरिटी में आपको पता है कि यार फ्रांस का असला कौन यूज करता है इस रीजन में। यस। तो अगर फर्ज करें कि आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसा आ रहा है क्रिमिनल जो कि उनका असला यूज करे, देन यू कैन मेक आउट कि अच्छा ये इन तीन में से कोई हो सकता है। इसी तरीके से मेलवेयर के भी क्या नाम है, इनमें भी प्रेफरेंसेस होती हैं कि कौन से अटैकर्स, कौन सा ग्रुप किस तरीके के मेलवेयर को यूज करता है। एंड इवन जो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की जो पूरी कम्युनिटी है वो इस हद तक मॉनिटर करती है कि अंडरग्राउंड मार्केट में कौन सा यूजर किस नाम से कौन सा मेलवेयर परचेज करता हुआ या सेल करता हुआ पाया गया है। So these things are very important. तो आप you just have to connect these dots, and again, but these things come with immense maturity. I mean ये एक यस, दिन का काम नहीं है, लेकिन all these टाइम things are लगेगा बहुत। possible. इसके लिए आपको सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गई, मैंडियांट हो गई या फायर आई, ये करते हैं बेसिकली, यहाँ जो कि आपको इस हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं फॉरेंसिक्स में आगे जाके। जी सर, एक और क्वेश्चन है कि जब वो मीन्स के वो जब पहले जब व्हाट्सएप अपडेट नहीं होता तो व्हाट्सएप पे जिस तरह हैक करते थे तो वो स्टिकर सेंड करते थे या कुछ और, वो कहते हैं कि कुछ वॉइस मैसेज इस तरह का कुछ होता था। तो वो स्टिकर जाता था गैलरी में सेव हो जाता था, और जो बाकी सारा डाटा होता था उसके ऊपर भी स्टिकर की बस कि ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि एक स्टिकर से ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब व्हाट्सएप अपडेट नहीं हुआ था, अब तो अपडेट हो अच्छा, चुका है। मुझे टू बी ऑनेस्ट इसका इनसे आप जो बता रहे हैं आई कैन नॉट रिकॉल दिस एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट द आइडिया इज कि देखें जो सारा ये इवन जो पेगासस सॉफ्टवेयर जो आया था बेसिकली, देखें याद रखें मेलवेयर इज आल्सो काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, if you see the हम्म। mal, the word mal means mal intent. Yeah, it's just a malware भी सॉफ्टवेयर होता है, और malware के भी पूरे पूरे पीछे कस्टमर सर्विस देने वाले बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ एक एवेन्यू है, डिपेंड्स कि आप कैसे जाना चाहते हैं ना। यानी कि आप चाहें तो आप किसी स्टिकर के जरिए आप कोई किसी की डिवाइस को आप इन्फेक्ट कर दें, आप किसी ईमेल के थ्रू कर दें, ठीक है, आप शॉर्ट मैसेज के जरिए कर दें, आप लिंक के जरिए आप लिंक भेज के किसी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ तरीकेकार है, ये तो सिर्फ एक एवेन्यू है जिसके जरिए आपने क्या नाम है अपना जो अटैक है उसने उसको आपने लॉन्च करना है। तो वो आई मीन इसमें मैं स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं पता कि इसके क्या वो थे जो आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट अगेन इट्स नॉट आई मीन the point is, should I be surprised if this ever happens? The answer is no. I mean, these are just the avenues that the attackers use, and probably it's just that these avenues continue to change their form. That's it. That's it. Next question, please. Student, raise your hand. Vedu Rahman, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ब्रीच है ये एक्सीडेंटली है या मतलब कोई किसी ने करना है। और दूसरा सर मेरा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब, कि किस तरीके से कोई एक बंदा जो है वो ब्रीच डिटेक्शन स्पेशलिस्ट बन सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और ये किस तरह से मतलब ये जॉब बंदे जो है कोई सर्च या फाइंड आउट कर सकता है।
उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है? देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है कि क्या ये एक्सीडेंटली होता है या कोई पर्पसफुली होता है। देखें, अगेन मैं फिर आपको एक कॉमन लाइफ से मिसाल देके समझाऊंगा। देखें, जब आपके एक सिक्योरिटी के अंदर आप लोग एक आई थिंक आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस। जब आप वो नहीं करते हैं ना, तो आपकी जो एसेट्स होते हैं ना, वो दूसरों के लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, एक सादा जबान के अंदर, आप अपनी गाड़ी के अंदर आप दरवाजा खोल के चाबी लगा के चले जाएं छोड़ के, तो क्या होगा? उसके आप क्या बोलेंगे? कोई आके गाड़ी ले जाए, आप क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटली हुआ है या पर्पसफुली हुआ है? इट कैन बी बोथ, क्योंकि आपने अपने एसेट को एक लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे छोड़ दिया। दरख्त पे दो तरीके के फल होते हैं ना, एक वो होता है जिसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, छलांगे मार के उतारना पड़ता है। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट आपने जरा सा हाथ बढ़ाया, खींच लिया, उतार लिया, खा लिया आपने। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस, खास तौर पे जहां पे साइबर हाइजीन अच्छी नहीं होती ना, उनके जो एसेट्स होते हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट्स बन जाते हैं अटैकर्स के लिए। उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमें एज अ कंट्री और एज जिसके लिए भी हम काम करते हो, हमने मेक श्योर करना है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट्स ना बने किसी दूसरों के लिए, कि उनको बगैर मेहनत किए हुए हमारे एसेट्स पे हाथ रखें और उठा के लेके चले जाएं। जो पर्पसफुल है उनके लिए हमने अपनी चीजों को इतना वो करना है कि उनको मेहनत करनी पड़े। अगर मैं फिर मिसाल देता हूँ कि आपने अपने, अगर देखें, घर पे चोरी की अटेम्प्ट्स हो सकती हैं, लेकिन आप मल्टीपल ताले क्यों लगाते हैं? आप अपने घर में फर्ज करें गोल्ड रखा हुआ है, तो आप एंटर होते ही अलमारी के अंदर रखते हैं ना। आप बेडरूम में भी अंदर क्यों ले जाके आप लॉक में करके रखते हैं? ताकि अगर कोई चोर आए उसको सीरीज ऑफ कंट्रोल्स ब्रीच करने पड़े, फिर जाके वो जाए। और फिर भी आपने मेक श्योर करना होता है कि अगर वो चोरी कर भी ले तो फिर सीसीटीवी कैमरे लगे हो ताकि आप उसको पकड़ लें। फिर भी अगर वो चोरी कर भी ले तो उसका या तो वो लॉक ऐसा हो कि उसको उसको खोलने में, उसको अब्यूज करने में उसको इतना टाइम लगे कि जितने में पुलिस आ जाए। तो ये सारी सीरीज ऑफ कंट्रोल्स हैं जिसको आपने मद्देनजर रखते हुए आपने पूरी एक चेन बनानी पड़ती है। अगर आप इस सारी चीजों को नहीं रखेंगे तो इट डजेंट मैटर कि वो पर्पसफुली हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है। देखें, अक्सर जो मेजोरिटी, अगर आप साइबर क्रिमिनल सिंडिकेट देखेंगे ना, तो उसमें आपको जो डेडिकेटेड वो है ना, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आपको कम मिलेंगे। आपको जो वो होते हैं ना, जिनको बेसिकली जो कि ढूंढ रहे होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एपीटीज वगैरह जो होते हैं, जो ये जो नेशन स्टेट के जो अटैकर्स होते हैं, वो बेसिकली कभी कभी इनको हायर कर लेते हैं और उनको सर्टेन पार्ट ऑफ द अटैक आउटसोर्स कर देते हैं कि आप जो है ये पार्ट करके हमें दे दो। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें, जॉब की जहां तक बात है, अगर आप बेसिकली इसी तरफ ही जाना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पे आ जाती है बात इंसिडेंट रिस्पॉन्स की। इसमें जो जॉब बेसिकली निकलती हैं, वो सबसे पहले तो निकलती हैं सॉक एनालिस्ट की, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। और फिर उसमें से जो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, देन दे इवेंचुअली ग्रेजुएट टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स के, जो कि फॉरेंसिक्स को भी समझते हो, जो कि ओवरऑल इंसिडेंट मैनेजमेंट को समझते हो। बट अगेन इट बिगिंस विद बीइंग अ सॉक एनालिस्ट एंड देन यू कैन ग्रेजुएट टुवर्ड्स बीइंग अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। वो चीजें हैं जो कि अल्टीमेट है। अगेन जो खासतौर पर जिनको टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज्यादा वो है, जिनको शौक है, उनको जाना चाहिए उस तरफ जरूर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Unmute yourself and question. अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वेलकम सलाम। सर, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है ब्रीच डिटेक्शन रिस्पांस के ऊपर, मतलब आपने एक वे में बता तो दिया है, वो समझ आ गई है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ इंटरप्लो अगर ब्रीच रिस्पांस डिटेक्ट हो जाए, इस बारे में तो कुछ बताएंगे? आई एम सॉरी, आई लॉस्ट यू फॉर अ मोमेंट, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आप रिपीट कर सकते हैं? मुझे सर, माय आपकी आवाज क्वेश्चन इज नहीं दैट आई। हाउ इंटरपोल प्ले इट्स रोल इन द ब्रीच डिटेक्शन रिस्पांस, मतलब उनका क्या रिस्पांस है अगर कोई ब्रीच डिटेक्ट करता है सिस्टम में? देखिए, इंटरपोल का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो तो सबसे पहले इंटरपोल की, यहाँ पे मैं समझना ही चाह रहा हूँ आपका, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इंटरपोल की यहाँ पे रेलेवेंस किस तरह से बनेगी?
सर वो यही कहना चाह रहे हैं Yes, कि अगर बिल्कुल। इंटरनेशनली किसी दूसरी कंट्री से आए तो क्या इंटरपोल उस पे एक्शन लेगा बाद में आके कि दूसरी देखिए country- हाँ, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उसमें डिपेंड करता है, इसमें फिर आपको इसमें साइबर सिक्योरिटी से बाहर की लॉ मेकिंग आपकी जो है ना वो आपकी काम आ जाती है कि अगर आपने कोई इस किस्म की ट्रीटी साइन की हुई है उन कंट्रीज के साथ, ये फर्ज करें आपके आपकी अगेन फिर मैं कन्वेंशनल सिक्योरिटी पे आ जाता हूँ समझाने के लिए कि आपके मुल्क के अंदर देखें पाकिस्तान टेररिज्म के एक बहुत बड़े स्कर्ट से गुजरा है ये कितने सालों तक। तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज परपेट्रेट की हैं वो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए थे, लेकिन आप उनको उसी वक्त बैठ के प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि अगर आपने उन मुल्कों के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज आपने साइन की हुई हो ताकि आप उन क्रिमिनल्स को इधर ला के अपने मुल्क में उनको जो है वो क्या नाम है कोर्ट के सामने जो है आप उनको कटहरे में लाके खड़ा कर सकें। तो यही चीज इसमें भी आ जाती है कि आपने जो कंट्रीज हैं उनके साथ या जो इस किस्म की इंटरपोल की जो बॉडी है इस तरीके की इंटरनेशनल बॉडीज के साथ आपने क्या चीजें साइन अप की हैं, आपकी क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे जो है आप दोनों पहुंचे हुए हैं, ये चीजें उनके साथ वहां पे जाके डिपेंड करती हैं। और अगेन ये इसलिए भी अच्छी मैं कह रहा हूँ कि सवाल है क्योंकि ये वो एरियाज हैं यहाँ पे एज अ कंट्री हमने काम करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो बेशक हम ब्रीच डिटेक्ट कर भी लें और हमें पता भी लग जाए कि ये अटैक कहाँ से लॉन्च हुआ है, लेकिन हम कभी भी उसको जो आखिरी उस तक है ना नहीं पहुंचा सकेंगे जो उसके जो लॉजिकल कंक्लूजन है। देखिए एक और बात मैं ये कहता हूँ कि साइबर उसके अटैक के अंदर भी देखें एक अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि एक अटैकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वो आए या फिर कन्वेंशनल सिक्योरिटी पे जाए। कन्वेंशनल सिक्योरिटी के लिए एक चोर के लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपके घर पे आए, रॉबरी करे, रॉबरी करके आराम से जाए और जाने के बाद वो उस रॉबरी का जो जो चीजें उसको चोरी की हुई वो बेचे भी, आराम से भी इज्जत वाली शरीफों वाली जिंदगी गुजारे। उसके लिए आइडियल सिनेरियो है कि कोई उसको सवाल ही ना करे, कोई उसके कैरेक्टर को टेंड भी ना कर सके, कोई उसको पकड़ भी ना सके। ये है ना उसके लिए आइडियल सिनेरियो। तो आपके लिए आइडियल सिनेरियो क्या है कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा है सबसे पहले तो आपने उसके लिए चोरी को मुश्किल बनाना है। अच्छा अगर वो चोरी कर भी लेता है तो आपने फिर उसको लिए ये मेक श्योर करना है कि वो चोरी करके जब वो वापस जाने लगे तो उसके लिए वापसी जाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा, उसको फिर पापड़ बेलने पड़े उसको। वो जब वो निकलने लगे घर से या आपके नेटवर्क के प्रेमिसेस से तो फिर उसको मेहनत करनी पड़े। अच्छा अगर कर निकल के चला भी गया तो फिर आपका जो लीगल सिस्टम हो वो इतना मजबूत हो कि वो उसको बैठ के उसको जो है वो कर सके, क्या नाम है कोर्ट के अंदर उसको ले जाके आप उसके खिलाफ जो है कोई वर्डिक्ट ले सके। तो ये सारी चीजें तो आप इसको अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें, इसको एज फ्रॉम द रेड टीम पर्सपेक्टिव भी समझें, फ्रॉम द ब्लू टीम पर्सपेक्टिव भी समझें। ब्लू टीम वो होती है जो कि डिफेंस कर रही होती है, रेड टीम वो है जो कि बेसिकली अटैक कर रही होती है। तो ये इसलिए चीजें याद है। देखिए मैंने जो सबसे पहले बात की थी, do not think and operate in silos, and this is why this question is very important and I'm glad you raised it कि इसके लिए आपको अपने लीगल फ्रंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जी टेक्निकल कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट कर दिया जी और बस आपने समझा जी काम हो गया अब तो हम सिक्योर हो गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। टेक्निकल कंट्रोल्स आर नेवर इनफ, दे आर नेवर इनफ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। So Dr. Amna Shifar, patron of IUB Information and Cybersecurity Student Club, wants to talk with you. Sure. Okay, thank you very much for such a informative session. डेफिनेटली स्टूडेंट ने भी बहुत इंजॉय किया इस सेशन को। पहला क्वेश्चन तो मेरा जो था वो पाकिस्तान में जो है हमारे पास सॉक, इवन सॉक की मैं बात कर रही हूँ, मैं तो इंसिडेंट जो है रिस्पांस की साइड पे जा ही नहीं रही कि उसका क्या स्कोप है स्टूडेंट के लिए। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स को अपनी किस किस्म की स्किल्स और नॉलेज जो है वो अपना इम्प्रूव करना चाहिए, यानी अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए एज ए ग्रेजुएट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ताकि वो आगे मार्केट में जॉब हंटिंग में इनको हेल्पफुल हो सके चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। और देखें सॉक के ऊपर देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कम से कम भी जो है ना, एक तो आपकी आईटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखें अभी हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं वो आए हुए हैं या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से या तो आईटी साइड से या फिर वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से उठ के आए हुए हैं या फिर प्राइवेसी के अंदर आपको थोड़ा लीगल एस्पेक्ट से आपको लोग नजर आते हैं क्योंकि प्राइवेसी
डिफरेंट है थोड़ा साइबर सिक्योरिटी से. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लीगल एस्पेक्ट इनटू इट एज वेल. एक चीज जो मैं कहता हूँ वो ये कि देखें सिर्फ अपने आप को जो है ना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है उस तक महदूद मत करें. रीच आउट टू द अदर बुक्स. जो इस वक्त दुनिया में इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज हासिल करना जितना आसान है ना, आज से 15-20 साल पहले नहीं था. आज बहुत आसान है क्योंकि बुक्स रेडिली अवेलेबल हैं. इवन पायरेट वर्जन्स भी आपको आराम से मिल जाता है. ठीक है, आप ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं. वैसे भी आपको अच्छी खासी बुक्स आपको मिल जाती हैं. एंड आई मीन इवन एट दिस स्टेज व्हेन आई एम इन यू नो मैं एस्टैब्लिश्ड ए करियर में हूँ, no day passes by where I don't study. So you have to read extensively. You have to be. ये चीज याद रखें. मैं आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट आपको देता हूँ कि देखें आप लोग एज फ्रेश ग्रेजुएट्स आपका जो मुकाबला होगा ना वो उन लोगों के साथ होगा जो कि ऑलरेडी आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से उकता के इधर आ रहे होंगे, जिन्होंने देख लिया कि उनकी फील्ड जो है सैचुरेट हो गई हैं, लेकिन उन्होंने मार्केट के अंदर क्या कहना चाहिए कि अपने जो है ना वो पंजे गाड़े हुए हैं. तो आपका मुकाबला उनके साथ है. अब आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है. उनके पास वो ओवरऑल आईटी को भी समझते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी समझते हैं, टेलीकॉम को भी समझते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत सारी चीजों को समझते हैं. तो आपने जब उनके साथ compete करना है तो आपके पास ये कम से कम आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए. उसके लिए आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है. मैंने आपको एक बुक की मिसाल दी है. और अभी आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग जाएं और कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करें. आई डिड हैव अ लुक एट द कोर्स करिकुलम दैट यू हैड. फर्स्ट गो थ्रू विद दिस, गेट डन विद योर ग्रेजुएशन. हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ बुक्स दूसरी जरूर पढ़ें. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के ऊपर पढ़ें, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़ें, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के ऊपर पढ़ें कि कौन कौन से टूल्स हैं, वो टूल्स कैसे काम करते हैं. देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो जॉब से रिलेटेड, वो ये होती है कि जब तक आप, एंड as I am understanding this is the third batch, I'm sorry, you are into the third semester as I was told. The fourth semester is that. Okay, perfect. So that means you still have around 2 years कि जिसके बाद आपने जॉब हंटिंग अपनी स्टार्ट करनी होगी. तो उस टाइम तक जाने के लिए होगा ये कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास आप जा रहे होंगे, आपको वहां पे उनको ऐसे बंदे चाहिए होंगे जो कि उनके टूल्स को ऑपरेट कर सकें. तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये IDS इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम करता क्या है, ये ऑपरेट कैसे करता है, इसके कौन कौन से सप्लायर्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये सॉल्यूशंस बेचती हैं, ये सिम सॉल्यूशन जो है ये करता क्या क्या है, और कौन कौन से इसमें प्लेयर्स हैं. लॉगरिदम एक है, IBM है. लॉगरिदम और IBM में फर्क क्या है, कैसे काम करते हैं. अगर आप इन सॉल्यूशंस को ऑपरेट करना जानते हैं, यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर एट इट. नो, आई एम नॉट आस्किंग यू, बट एटलीस्ट यू शुड बी इन अ पोजीशन कि जहां पे आप जाके आप महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर आप इतना हो कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप जाके उस कल्चर के अंदर आप आराम से जाके आप एडजस्ट कर जाए. और उसके लिए बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन आज से 15-20 साल पहले जैसे थी आज वैसे नहीं है. लोग खास तौर पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो इन टूल्स की वीडियोस बना के Udemy, Udacity वगैरह के ऊपर डाल देते हैं. यू कैन गो, यू कैन लर्न, एंड दिस इज हाउ यू कैन लीप फ्रॉग एंड कंटेस्ट यू नो इन द स्पेस जो कि ऑलरेडी एक टाइम के बाद जाके सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी. दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें पाकिस्तान की जो बुनियादी चैलेंज है ना वो है इकोनॉमी से रिलेटेड. जब तक आपकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं होगी तो आप ये चीज सोचेंगे, जरूरी नहीं है कि हर एक को आप जाएंगे जी डिग्री लेके और आपको जॉब्स मिल जाएंगी. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी से जो लोग जाके ग्रेजुएट करें उनके पास ये स्किल सेट हो कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें टू कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान. क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान से बैठ के अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जो कि जिसका पाकिस्तान को भी फायदा है और जिससे आप डिपेंडेंट नहीं रहते किसी कंपनी के ऊपर, किसी बैंक के ऊपर, किसी टेलको के ऊपर कि वो आपको जॉब दे. आप जॉब प्रोवाइडर बन जाते हैं. आपको अगर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने आती है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट की मार्केट जिस तरीके से ग्रो कर रही है, यहाँ पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और यहाँ पे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा वो है. पाकिस्तान में रेगुलेशंस नहीं है अभी. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट करें मैं कोई स्टार्टअप भी शुरू करता हूँ यहाँ पे काम, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी की इतनी रेगुलेशंस को मुझे फॉलो करना है
कि मैं या तो अपना बिजनेस कर लूं या मैं साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर लूं, मेरी कॉस्ट ही नहीं है इतनी, मैं कहाँ से, मेरी लिए इतनी कॉस्ट पड़ जाती है। तो वहां पे ऐसे लोग ये कोशिश करते हैं कि ये जो साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं जॉर्डन से, इजिप्ट से, पाकिस्तान, इंडिया से ले सकते। तो अगर आप लोग अगले 2-3 साल के अंदर चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और अपनी सर्विसेज बनाने, आप ये सर्विसेज अपनी आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं, यानी सर्विसेज आप अपनी सेल करना शुरू कर देते हैं तो कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि खास तौर पे मैं कह रहा हूँ मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स के अंदर, तो आपको जॉब की परेशानी नहीं होगी, आप खुद जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें जो है, और आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहे होंगे। दिस इज वेयर इट एक्चुअली नीड्स टू बी टेकन। ये वो चीजें जहां पे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होंगे। क्योंकि देखें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अगर मैं हिसाब लगाऊं, एक बैच में अगर आप मुझे बताएं, अगर लेट्स से 5 से कि आपका एक साल के अंदर 2 बैच निकल रहे हैं, अगर हर 2 बैचेस के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं तो साल के अंदर 100 स्टूडेंट्स सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान को अगर आप इसी लेवल पे स्केल करें तो कितने 1000 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंसल्टेंट्स जो है या इंजीनियर्स निकल रहे होंगे। क्या हमारे पास इतनी जॉब्स होंगी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज अभी भी छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक को जॉब मिले। बड़ा जरूरी ये है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपनी सर्विसेज, आप एंटरप्रेन्योरियल रोल्स में आप एंटर कर सकें और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि पाकिस्तानी वर्क फोर्स को बड़ा रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, स्पेशली जो टेक्निकल साइड के लोग होते हैं। सिर्फ हमारी जो मैं कहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि हम टेक्निकली तो चीज़ों को अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन हम जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है ना, जो मैनेजमेंट है, उसको हम नहीं समझते, वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कपल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम टैप कर सकते हैं और हम अपनी सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान हम सेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा आपके इसलिए था कि हमारे पास यहाँ मेजॉरिटी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि हमें टूल सिखा दें, हम हैकिंग सीख लें, मतलब वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सिर्फ कन्फाइन कर रहे हैं कि हम हैकर बन जाएंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी किया था कि इन लोगों को ये माइंड क्लियर हो जाए कि जब तक हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करेंगे हम एक्सेल नहीं कर सकते। ये जो आपने बात की है ना, ये जबरदस्त, ये ही मैं बहुत सारे लोगों के साथ में देखता हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, ये इन जनरल। आई मीन कि हमारे यहाँ जो परसेप्शन है ना वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट हैकिंग। इट्स नॉट ऑल अबाउट हैकिंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट हैकिंग, इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। और उसमें आई मीन इसमें बहुत ज्यादा काम है जो कि है गवर्नेंस वगैरह से रिलेटेड। देखें, हैकिंग भी एक टाइम आएगा कि इतनी ज्यादा ऑटोमेट हो चुकी होगी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं। ऑलरेडी अगेन मैंने जो आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि एक अंडरलाइंग, ये अंडरग्राउंड क्रिमिनल सिंडिकेट को समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे ऑपरेट करता है। जब आप उसको समझ जाएंगे ना तो आपको ये हैकिंग भी ये छोटी चीज लगने लग जाएगी कि ये भी कोई इतना वो नहीं है। असल चीज ये है कि होलिस्टिक पिक्चर को समझना कि ये गवर्नेंस कैसे होती है साइबर सिक्योरिटी की, जहां से ये चीजें सारी स्टार्ट होती हैं। हैकिंग इज अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ द एंटायर पिक्चर, but if you are concentrating your energies only on hacking, only on learning how hacking is to be done, you are not moving in a very smart manner. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। Exactly, I agree with you। और मेरा भी हमेशा यही होता है कि मतलब हैकिंग तो बहुत छोटा सा पार्ट है और उसके लिए आप कहीं भी ऑनलाइन यूट्यूब, अकेडमी से कहीं से भी जाके सीख सकते हैं। एक्चुअली होता है कि compete करने के लिए एक तो नॉलेज को हमें इम्प्रूव करना है। नॉलेज अगर नहीं होगा, और नॉलेज फॉर्चुनेटली अगर हम कहें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ना, हमने नेटवर्क के बारे में भी पढ़ना है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है, सब चीज़ों के बारे का नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जो होती है कि कम्युनिकेशन, आपने एक मैनेजमेंट की बात की, मैं तीसरी चीज़ कहती हूँ कि कम्युनिकेशन भी लाजमी है। इनकी एक जो स्किल डेवलप होनी चाहिए आप में, वो कम्युनिकेशन की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने बात की है। ये जस्ट टू ऐड टू दिस पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, देखें ये मैंने खुद ये चीज बड़ी एक्सपीरियंस की है कि देखें जैसे मैं मिडिल ईस्ट में बैठा हूँ, इफ आई नो मल्टीपल लैंग्वेजेस, इफ आई नो उर्दू, इफ आई नो अरबिक एंड इफ आई नो इंग्लिश, ऑब्वियसली मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। इसी तरीके से एक आपकी जब आप कम्युनिकेशन की बात करें, देन यू शुड बी एबल टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, you should be able to speak in the language of business as well. If you can speak these two languages, then you literally conquer the world. Then you will speak at the sea levels and they would listen to you. They would want to listen to you. They'll enjoy you.
ठीक है. But if you are only talking about the hacking and only on the networking part, this is fine. But again, this will limit your growth as a professional. Therefore, again, communication is very important. इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, thank you very much. I enjoyed your presentation as well and hope to see you soon in another webinar, inshallah. Inshallah. तो आई थिंक मेरी साइड से तो एंड है और स्टूडेंट की साइड पे है. आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो यू कैन से दैट. तो बस दैट्स इट. आई मीन सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अपने आप को कंस्ट्रेन ना करें सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लेके. एक देखें, एक रिजीम बनाएं अपनी. सिर्फ स्टूडेंट्स को मुझे ये है कि देखें, आई एम स्टिल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा एक एस्टैब्लिश्ड करियर है, एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन मैंने अपनी एक रिजीम बनाई है कि जहाँ पे मैं रोजाना बैठ के 45 मिनट्स अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूर पढ़ता हूँ मैं. एंड दिस हैज बीन फॉर लास्ट 4-5 years एवर सिंस आई हैव कम टुवर्ड्स दिस साइड. ताकि आप, उससे होता ये है कि आप हमेशा वक्त से 2 स्टेप आगे हों. जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज को जब तक हम हल नहीं करेंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी के भी इश्यूज आपके हल नहीं होंगे. इसलिए दुनिया के साथ अगर आपने कम्पीट करना है तो बड़ा ज़रूरी है कि आप वक्त से 2 स्टेप आगे हों. उस 2 स्टेप आगे होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी के अलावा आप कुछ पढ़ें, देखें. इस फील्ड के अंदर अब बुक्स बड़े आसानी से अवेलेबल हैं. आपके लिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को रीच आउट करना अब बहुत ज्यादा आसान है बनिस्बत 10-15 साल पहले. दिस इज हाउ रेहान एक्चुअली रीच्ड आउट टू मी. लिंक्डइन के ऊपर अगर आप जाएंगे, पीपल आर विलिंग टू यू नो शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड हेल्प आउट. और ये एक और जो हमारे यहाँ जो एक नोशन है ना कि पाकिस्तानीज डोंट support other Pakistanis, I don't think that's the case. I mean, I've literally seen people who are willing to support, and we need to take advantage of this positive vibe कि हम कैसे एक value create कर सकते हैं from the industry side towards the students. But students also need to reach out to us. Obviously, there will be people who won't help, but there will be people who are willing to help as well. I am available if someone needs guidance. I'm always available. So that's all from my side. Okay, thank you very much. Over to Rehan. Thank you so much, sir. अपना कीमती वक्त देने का यूबी इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट क्लब को. उम्मीद करते हैं कि आपके साथ नेक्स्ट भी हमारी वेबिनार होते रहेंगे और जब आप पाकिस्तान विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह सेमिनार भी होगा. चलें, शुक्रिया. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. Okay, thank you. Walaikum Assalam. Thank you.